जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले अवकाश पे चर्चाएं की थी, उसी क्रम में निजी कार्यों पर अवकाश, हाफ पे लीव, मूल नियम 81B3, सहायक नियम 157A3 एवं लघुकृत अवकाश जिसे कमिटेड लीव भी बोलते हैं कि मूल नियम 81B4, सहायक नियम 157A4 की चर्चा करेंगे। निजी कार्यों पर अवकाश मूल नियम 81B3, सहायक नियम 157A3 में दिया गया है। इसकी चर्चा निजी कार्यों पर अवकाश मूल नियम 81B3, सहायक नियम 157A3 में किया गया है। इसी निजी कार्य पर अर्ध वेतन अवकाश कहा जाता है। क्लियर है? जब निजी कार्य पर आप अवकाश लेंगे तब आपको आधा वेतन दिया जाएगा, इसे अर्ध वेतन अवकाश भी कहा जाता है। इसकी गणना अर्जित अवकाश की भांति होती है। यह अवकाश 365 दिन की अधिकतर सीमा के अधीन जमा किया जाता है। तो ये जो निजी कार्यों पर अवकाश है, इसकी जो गणना होती है ईएल की तरह होती है, अर्जित अवकाश की भांति होती है। और यह अवकाश 365 दिनों तक की अधिकतर सीमा के अधीन जमा किया जाता है। अस्थायी कार्मिक संपूर्ण सेवा काल में 120 दिन का अवकाश जमा कर सकता है। एक बार में अधिकतर 60 दिन का अवकाश स्वीकृत होगा। तो जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए 365 दिन के लिए यह नियम बनाया गया है, और जो अस्थायी कर्मी है, जो परमानेंट नहीं है, उसके लिए 120 दिन के लिए अवकाश जमा होता है, लेकिन 60 दिन ही अधिकतम एक बार में वह उपयोग कर सकता है। और इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा मूल नियम 81B3 सब क्लॉज 3, सहायक नियम 157A सब क्लॉज 3 में इसकी चर्चा। अस्थायी कार्मिक को यह अवकाश 2 वर्ष की सेवा के बाद है। अस्थायी कार्मिक कब एलिजिबल हो जाएगा इस अवकाश के लिए? वो 2 वर्ष की सेवा के बाद। अवकाश वेतन मूल नियम 87A3 में वर्णित है। अवकाश वेतन मूल नियम 87A3 में वर्णित है। अस्थायी कार्मिक भारत में व्यतीत करने के लिए 90 दिन एवं भारत के बाहर व्यतीत करने के लिए 180 दिन की स्वीकृति करा सकता है। जो अस्थायी कार्मिक है वो अवकाश वेतन जो लेते हैं उसमें भारत में व्यतीत करने के लिए 90 दिन एवं भारत के बाहर व्यतीत करने के लिए अधिकतम 180 दिन का स्वीकृति करा सकते हैं। निजी कार्य पर अवकाश काल में वह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिए अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर है। तो जब आप पर्सनल लीव लेते हैं, पर्सनल अवकाश लेते हैं, तो उस पे जो आपको वेतन मिलेगा, अवकाश वेतन मिलेगा, तो वो ईएल जो आपने किया हुआ है अर्जित अर्न लीव के लिए जो अनुमन्य होने वाला अवकाश वेतन है, उसके धनराशि के हाफ मिलेगा, आधा मिलेगा, आधे के बराबर। निजी कार्यों के लिए अनुमन्य अवकाश में से ही लघुकृत अवकाश का समायोजन होता है। लघुकृत अवकाश मूल नियम 81B4, सहायक नियम 157A4 में वर्णित है। लघुकृत अवकाश के बारे में सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्राविधिक या इसी प्रकार की संस्थाओं के अध्ययन के लिए या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए श्री राज्यपाल द्वारा निर्धारित नियम या आदेश द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तो इसके लिए राज्यपाल महोदय का स्वीकृति जरूरी है, और वो जो नियम का निर्धारित करेंगे, जो आदेश देंगे, उसी के आधार पर यह अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, लघुकृत अवकाश। और इसका वर्णन है मूल नियम 81B4, सहायक नियम 157A4 में। ऐसे अवकाश का लेखा नहीं बनता, बल्कि निजी कार्यों हेतु अवकाश से दोगुना घटाया जाता है। ठीक है, इसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता है इस अवकाश का, लेकिन यह अवकाश जो लिया जाता है उस अवकाश के लिए आपका जो अवकाश है जमा, उससे दोगुना घटाया जाएगा। लघुकृत अवकाश पूर्ण वेतन पर देय होता है। यह अवकाश 45 से 90 दिन तक स्वीकार्य है। यदि कोई कर्मी देश के अंदर लघुकृत अवकाश व्यतीत करना चाहता है तो उसे 45 दिनों का अवकाश मिलेगा। यदि किसी कर्मी का 90 दिन का अवकाश स्वीकृत होना है तो वे 90 दिन से अधिक भारत में अवकाश का उपभोग नहीं करेगा, शेष अवकाश विदेश में व्यतीत कर सकता है। ये क्लियर है कि 90 दिन का अगर आपको अवकाश स्वीकृत हुआ है तो 45 दिन ही भारत में आप अवकाश उपभोग कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो शेष अवकाश है वो विदेश में व्यतीत करेगा, वो चाहे तो 45 दिन से कम भी देश में अवकाश उपभोग कर शेष अवकाश विदेश में उपभोग कर सकता है। विशेष विकलांगता अवकाश मूल नियम 83 में दिव्यांगता के बारे में चर्चा की गई है। यह अवकाश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विशेष विकलांगता अवकाश याद रखना है, श्री राज्यपाल महोदय ही इसको के प्राधिकारी हैं स्वीकृत करने के लिए। उक्त अवकाश अस्थायी या अस्थायी यानी अस्थायी एवं अस्थायी कार्मिक दोनों को दिया जाता है। विशेष विकलांगता अवकाश परमानेंट
एम्प्लॉय के लिए भी दिया जाता है, जो परमानेंट नहीं है उसके लिए भी दिया जाता है। यह अवकाश किसी भी दशा में 24 माह से अधिक देय नहीं होता है। अवकाश उतनी ही देय होगी जितनी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इस अवकाश को लेने के लिए मेडिकल बोर्ड की संस्तुति चाहिए, मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर आपको यह अवकाश मिलेगा। वो जितने दिनों के लिए रिकमेंड करेगा उतना दिन ही मिलेगा। पहले 6 माह तक पूर्ण वेतन दिया जाएगा, तत्पश्चात अर्ध वेतन दिया जाएगा। ऐसी विकलांगता या दिव्यांगता, विकलांग को दिव्यांग बोला गया है, जो सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी दुर्घटना में चोट लगने के कारण या किसी के द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाने के कारण हुई क्षति हो तो श्री राज्यपाल महोदय द्वारा विशेष विकलांगता दिव्यांगता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अच्छा, विशेष विकलांगता अवकाश क्या हुआ? तो वो ऐसा विकलांगता होता है कि वो कोई सरकारी काम के लिए गया है और उस कार्य को करते हुए वो किसी दुर्घटना में विकलांग हो गया, चोट लग गया या फिर कोई उसको जानबूझकर क्षति पहुंचा दिया जिसके कारण वो विकलांग हो गया है, इसे विशेष विकलांगता बोलते हैं, जिसके लिए श्री राज्यपाल महोदय ये दिव्यांगता अवकाश स्वीकृत करते हैं। ऐसा अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश से संयुक्त किया जा सकता है, यानी कि आप ये अवकाश जो है किसी और दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ ले सकते हैं। यह अवकाश लेखे में अंकित नहीं होगा। विशेष विकलांगता अवकाश छुट्टी का जो लेखा खाता होता है, अवकाश का खाता, उसमें ये नहीं लिखा जाता है। अवकाश अवधि पेंशन हेतु अर्ह होगी, यानी कि इस अवकाश के समय जो आप ये अवकाश लिए हैं, जो सेवा आप नहीं किए, जो समय आप एब्सेंट रहे ऑफिस से, उस अवधि को भी पेंशन के लिए गिना जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। ऐसी विकलांगता या दिव्यांगता चोट दुर्घटना होने से 3 माह के अंदर प्रकट की जानी चाहिए, तभी अवकाश देय होगा। मानिए कि कोई सरकारी कार्य आप करने गए, वहां पे आप चोट लगने या कोई दुर्घटना के वजह से विकलांग हो गए हैं, तो उसके लिए जो अवकाश चाहिए वह विकलांगता की तिथि से 3 माह के अंदर ही लेनी होगी आपको। यदि श्री राज्यपाल महोदय संतुष्ट हो तो 3 माह के पश्चात भी विशेष विकलांगता या दिव्यांगता अवकाश को स्वीकृत कर सकते हैं। ये सारा पावर श्री राज्यपाल महोदय के पास है कि अगर वो चाहे तो 3 महीने की जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सीड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। यह अवकाश उस असैनिक सिविल कर्मचारी पर लागू होंगे जो किसी सैन्य दल में सेवा के दौरान विकलांग या दिव्यांग हुआ है। स्टडी लीव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अध्ययन अवकाश बोलते हैं। इसका उल्लेख मूल नियम 84 सहायक नियम 146 क में है। 146 क ये सहायक नियम है, ठीक है। यह अवकाश स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण एवं वन विभाग पर लागू है। तो यह अवकाश सब पर लागू है। कौन कौन है? स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, शिक्षा या सार्वजनिक निर्माण का विभाग है, वन विभाग है, उसके कर्मचारी स्टडी लीव ले सकते हैं। शासन चाहे तो उक्त अवकाश किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी पर लागू कर सकता है और यह शासन को स्वायत्तता है कि वो चाहे तो ऊपर जो उल्लिखित विभाग है उसके अलावा दूसरे विभाग के कर्मचारी को भी यह अवकाश दे सकता है, ठीक है। यह अवकाश अस्थायी कार्मिक को दे है जिसने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। जो अस्थायी कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह स्टडी लीव ले सकता है। क्लियर? यह अवकाश एक बार में 12 माह के लिए देय है तथा संपूर्ण सेवा काल में अधिकतर 24 माह तक स्वीकृत किया जाएगा। तो यह अवकाश क्या है? सबसे पहले आपको पहली बार में 12 माह के लिए दिया जाएगा और जो पूरा सर्विस है आपका 30 साल का, जो 25 साल का, जो भी सर्विस आपका बच रहा है उसमें आपको अधिकतम पूरे सर्विस में 24 माह का दिया जाएगा, ठीक है। और एक बार में 12 माह के लिए दिया जाएगा। यह अवकाश अर्ध वेतन पर स्वीकार किया जाएगा। यह जो छुट्टी दिया जाएगा इस अवकाश पीरियड में आपको आधा वेतन दिया जाएगा। अध्ययन अवकाश की अवधि पदोन्नति तथा पेंशन के लिए सेवा मानी जाएगी, परंतु अवकाश के लिए सेवा नहीं मानी जाएगी। अध्ययन अवकाश प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वो क्या क्या है? अध्ययन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको एक लेटर लिखना होगा। अध्ययन में होने वाले संभावित व्यय का विवरण देना होगा, एक एस्टिमेट बनाकर देना होगा कि पढ़ने हम जा रहे हैं, उस पढ़ाई में इतना खर्च आएगा। अध्ययन व्ययों को पूरा करने के वित्तीय स्रोत, यानी कि ये जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आप लाएंगे उसके बारे में ब्यौरा देना होगा। अनुबंध पत्र कि अध्ययन अवकाश से वापस आने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक शासन की सेवा करेंगे। ये आपको एक साइन करके देना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा सरकार के साथ कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ाई करने के बाद ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पढ़ाई कर लिए और वहीं से किसी दूसरे विभाग में चले गए सेवा देने के लिए। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद कम से कम 3 साल तक शासन का सेवा करेंगे जिस विभाग में आप कार्यरत हैं। अब हम लोग असाधारण अवकाश की बात करते हैं। इसका उल्लेख मूल नियम 85 में किया गया है कि आप अवकाश को अधिकार के रूप में उपयोग नहीं कर सकते।
अधिकार के रूप में इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। ये मूल नियम 85 में कहा गया है। ठीक है, यह एक अधिकार नहीं है। अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अपने नियंत्रणाधिकारी से इस संबंध में स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब जो असाधारण अवकाश के बारे में मूल नियम 85 में उल्लेख किया गया है, उसमें यह परिभाषित है कि अगर आप मुख्यालय छोड़ रहे हैं, चाहे स्टेशन लीव ही क्यों नहीं हो, अगर आप छुट्टी ले रहे हैं, मुख्यालय छोड़ रहे हैं, तो इससे पहले जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर है, नियंत्रणाधिकारी है, उनको बताना होगा, उनको बताकर जाना होगा और उनकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है। वो बोलेंगे कि जाओ तब जाना है, नहीं तो अगर रिजेक्ट कर दिया तो नहीं जाना है। असाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है। जो असाधारण अवकाश है उसके लिए कुछ परिस्थिति निर्धारित है, उसमें स्वीकृत किया जा सकता है। उसके लिए मूल नियम का चर्चा यहाँ पे किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। मूल नियम 85 का सब क्लॉज 1, जब कोई अन्य अवकाश देय ना हो, मतलब आपके पास कोई अवकाश नहीं बचा हुआ है, सारा अवकाश, सारा छुट्टी खत्म हो गया है, तब मूल नियम 85 का सब क्लॉज 1 में यह वर्णन है कि उसे आप असाधारण अवकाश देकर उसके सर्विस को कंटिन्यू कर दीजिए, नहीं तो सर्विस ब्रेक हो जाएगा। सर्विस ब्रेक हो जाएगा तो फिर आगे सेवा काउंट नहीं होगा, वहां से सर्विस टूट जाएगी। इससे बचने के लिए असाधारण अवकाश दिया जाता है, इसीलिए इसे विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन मूल नियम 85 का सब क्लॉज 1 में वर्णित है। मूल नियम 85 का सब क्लॉज 2 में अन्य अवकाश देय हो लेकिन कार्मिक प्रार्थना पत्र के माध्यम से असाधारण अवकाश स्वीकृति का आग्रह करता है, इस परिस्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है। अब इसमें यह लिखा गया है कि मूल नियम 85 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कार्मिक के पास अवकाश बचा हुआ है, लेकिन वो यह चाहता है, वो लेटर दे करके, प्रार्थना पत्र देकर ये कहता है कि सर मेरा जो है अवकाश असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए, उसके लिए वो आग्रह करता है। तो इस परिस्थिति में मूल नियम 85 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नियमानुसार असाधारण अवकाश अवधि का वेतन देय नहीं होता है, यानी कि जो असाधारण अवकाश है, अगर वो पीरियड में आप असाधारण अवकाश लेते हैं, उस पीरियड के लिए, असाधारण अवकाश के लिए आपको कोई वेतन देय नहीं होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके सर्विस को रेगुलर करने के लिए यह छुट्टी है। ठीक है, ये आपके सर्विस को रेगुलर करने का एक टूल है, एक आप कह सकते हैं कि संयंत्र है जो आपके सर्विस को ब्रेक होने से बचाता है, लेकिन असाधारण अवकाश के पीरियड के टाइम का आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। मूल नियम 85 ख, ठीक है, आपने 85 1 और 2 पढ़ लिया। 85 1 में है कि अवकाश नहीं है, आपके पास कोई बचा हुआ, तब आपको असाधारण अवकाश दिया जाएगा। और 85 क 2 में ये है कि कार्मिक खुद ही लेटर देता है, प्रार्थना पत्र देता है, और उसके पास अवकाश बचा हुआ है, फिर भी वो प्रार्थना पत्र देता है कि सर मेरा असाधारण अवकाश के रूप में अवकाश स्वीकृत किया जाए। ख में कहता है अवकाश स्वीकृताधिकारी बिना अवकाश या अवकाश की अवधि को पूर्वगामी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव से असाधारण अवकाश में परिणत कम्यूट कर सकता है। 85 ख ये बोलता है कि जो अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी हैं, वो आपको बिना अवकाश पे अगर गए हैं और वो अवकाश की अवधि को रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व के प्रभाव से असाधारण अवकाश में परिणत या कम्यूट कर देता है, आपको बचाने के लिए, आपकी सर्विस बचाने के लिए अधिकार उनके पास है, वो कर सकता है। यदि किसी कर्मी को कोई अन्य अवकाश देय नहीं हो तो यह अवकाश सेवा अवधि को नियमित करने हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है। ये बात पहले भी हम बता चुके हैं। असाधारण अवकाश अवधि का वेतन देय नहीं होता है, ये आप जानते हैं। असाधारण अवकाश भी अवकाश लेखे से नहीं घटाए जाते हैं, ये एक नई चीज है, आप जान लीजिए। असाधारण अवकाश को अवकाश लेखा से नहीं घटाया जाता है। मूल नियम 18 क्या कहता है? मूल नियम 18 में उल्लेखित है कि लगातार 5 वर्ष अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं के प्रावधान लागू होंगे तथा ऐसे कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं और आप 5 साल तक सेवा में लौटते नहीं हैं, छुट्टी लेकर गए और आए नहीं, तो 5 साल तक आपके अनुपस्थिति की दशा में ये जो विभाग है वो आप जब आएंगे वापस 5 साल के बाद कि साहब मुझे रख लीजिए सेवा में, तो आपको नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके पास कोई अवकाश ही नहीं है। आपको वो 5 साल की अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं कर सकता। आप बोलेंगे कि सर असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत कर लीजिए, तो ये नहीं किया जा सकता है। और 5 साल की अवधि एक सीलिंग लिमिट है, अगर उससे पहले आ जाते हैं तो इस पर विचार कर सकता है विभाग, लेकिन जैसे ही आप 5 साल की अवधि तक अनुपस्थित रहते हैं तो विभाग ऐसे कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी और आपको सेवा से हटा दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा।
चिकित्सालय अवकाश मूल नियम 101 सहायक नियम 154, इसकी चर्चा करते हैं। मूल नियम 101 सहायक नियम 154 क्या कहता है? ये कहता है ऐसे अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या बीमारी का विशेष खतरा हो, उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण चिकित्सा अवकाश देय होगा। मान लीजिए कि ऐसा कोई कर्मचारी है, कोई ऐसे सेवा में है जिसमें हमेशा दुर्घटना होने का या उस विभाग में काम करने से कोई विशेष प्रकार की बीमारी होने का खतरा रहता है, तो वैसे एम्प्लॉय का अस्वस्थ होना लाजमी है, तो इस कारण उसको चिकित्सा अवकाश देना होता है। यह अवकाश लागू होता है किस पे? सभी अस्थायी गार्ड पर, प्रहरी पर जो रात को पहरा देते हैं, सुरक्षा प्रहरी बोलते हैं, सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, कारागार विभाग के गार्ड या प्रहरी को, पागल खानों के गार्ड को, वन विभाग के रेंज क्लर्क को, राजकीय प्रयोगशाला में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, आबकारी चपरासी को, अग्निशमन सेवा आदि में, इन सब में इन लोगों को चिकित्सा सेवा दिया जाता है क्योंकि इनके अस्वस्थ होने का खतरा बना रहता है। शर्त क्या है ये छुट्टी लेने का? 3 वर्ष की कालावधि में 6 मास से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। यानी कि 3 साल की सेवा होगी, उसमें 6 माह से ज्यादा का अवकाश नहीं दिया जाएगा। कुल सेवा में 28 माह से अधिक यह छुट्टी देय नहीं होगा। 28 माह तक ही पूरी सेवा में छुट्टी दी जाएगी। यह अवकाश लेखे से नहीं घटेगा। अवकाश वेतन पहले 3 माह पूर्व वेतन दिया जाएगा, यानी कि अवकाश जैसे लिए 6 माह का, तो पहले 3 माह तक फुल वेतन दिया जाएगा, पूरा वेतन दिया जाएगा, फुल सैलरी, ठीक है। और शेष अवधि में आपको हाफ सैलरी दिया जाएगा, हाफ सैलरी, ठीक है, आधा वेतन। 6 माह में 3 महीना पूरा वेतन और 3 महीना हाफ सैलरी, आधा वेतन। आगे बात करते हैं हम लोग प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश। प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं, इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 101 सहायक नियम 153 में इसका वर्णन है, ठीक है। खंड 2 भाग 2 से 4 मूल नियम 101 सहायक नियम 153। यहाँ पे मूल नियम 101 चिकित्सा के लिए भी है, ठीक है, चिकित्सा अवकाश के लिए भी है, तो ये आपको देख लेना है। चिकित्सा अवकाश के लिए हमने सहायक नियम 154 बताया था, ठीक है, सहायक नियम 154, और यहाँ पे सहायक नियम 153 है। 153 जैसे ही आएगा प्रसूति अवकाश हो जाएगा, और 154 जैसे ही आएगा चिकित्सा अवकाश हो जाएगा। वो विशेष चिकित्सा अवकाश भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चिकित्सालय अवकाश, ठीक है, इसको चिकित्सालय अवकाश बोलते हैं और इसको प्रसूति अवकाश बोलते हैं। प्रसूति अवकाश संपूर्ण सेवा काल में 2 बार तक अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन 180 दिन तक देय होगा। यानी कि पूरी सेवा काल, जो पूरा सेवा है उसमें आप 2 बार ले सकते हैं ये अवकाश। मैटरनिटी लीव 2 बच्चों के लिए लिखा हुआ है, जिसमें अधिकतम जो शर्त है और जो प्रतिबंध है उसके अधीन अधिकतम 180 दिन तक आपको मिलेगा। लेकिन 2 जीवित बच्चों में से कोई बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग, दिव्यांग या अपंग हो जाए तो 1 बच्चा और पैदा होने तक यानी 3 बच्चों तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वैसे तो मैटरनिटी लीव 2 बच्चों तक होता है, लेकिन तीसरा बच्चा उस परिस्थिति में तीसरे बच्चे के लिए दिया जाएगा जो बच्चा, अगर कोई एक बच्चा असाध्य रोग से पीड़ित है, विकलांग है या अपंग है, ठीक है, जो उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो बच्चा होने ना होने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो स्वस्थ बच्चे के लिए अब तीसरे बच्चे तक का आपको प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है। 2 प्रसूति अवकाश के मध्य कम से कम 2 वर्ष की अवधि का अंतर होना चाहिए। 2 प्रसूति अवकाश मिलेगा पूरे सेवा काल में, और इसके लिए बोला गया है कि जो आप प्रसूति अवकाश लेंगे उसके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, वो 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि पहला बच्चा अगर आप 2025 में कर रहे हैं तो आप 2 वर्ष के अंतराल के बाद 2027 में ले सकते हैं। गर्भपात, गर्भस्राव के प्रत्येक मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देय है। अब गर्भपात अगर हो गया है तो उसमें क्या है कि मेडिकल आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देगा, उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको मैक्सिमम 6 सप्ताह का, 6 वीक का आपको मिल जाएगा प्रसूति अवकाश, 6 सप्ताह का, यानी कि 42 डेज। अवकाश अवधि के दौरान पूर्ण वेतन देय होगा। जो अवकाश में जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो वही उसको मिलेगा। यानी कि जो सैलरी उसको मिल रहा था अवकाश से पहले जाने के उसी के अनुसार वही सैलरी आपको अवकाश के दौरान भी मिलेगा, लेकिन पूरा वेतन मिलेगा। क्या करेंगे? बाल देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, इसको CCL बोलते हैं, ठीक है। संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष
अधिकतम 730 दिन तक CCL चाइल्ड केयर लीव दे होगा। और ये कहा गया है शासनादेश 8/10/2008 में। 8/10/2008 के अकॉर्डिंग अगर कोई संतान आपकी बीमार है या उसका कोई परीक्षा है, उसमें 18 वर्ष की आयु तक, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है, तब तक आप जो अगर महिला कर्मचारी हैं तो उसके संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं, जिसको 730 दिन तक का आपको चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। CCL सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों के लिए ही देय है, ये भी 2 बच्चों के लिए है, 2 बच्चों के देखभाल के लिए आपको मिलेगा। उपार्जित अवकाश होते हुए भी CCL अनुमन्य होगा। अगर आपके खाता में EL बचा हुआ है तब भी आप CCL ले सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। ये शासनादेश 11/4/2011 में। वर्ष 2008 में CCL के लिए बोला गया कि 730 दिन तक आप ले सकते हैं, और 2011 में बोला गया कि अगर आपके पास उपार्जित अवकाश है फिर भी आप CCL लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। CCL अधिकार के रूप में दे नहीं है, ये भी आपको अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अथॉरिटी पे। कोई कर्मचारी अवकाश स्वीकृति के बिना CCL पर नहीं जाएगा, जब तक इसको CCL स्वीकृत नहीं होगा वो छुट्टी पे नहीं जाएगा। CCL चाइल्ड केयर लीव लेखा रखरखाव निर्धारित प्रारूप में सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लीव पढ़ रहे थे उसमें मैक्सिमम था कि जिसको लेखा में नहीं रखना था, लेखा से नहीं घटाया जा रहा था, लेकिन CCL जो है चाइल्ड केयर लीव, इसको लेखा रखरखाव में निर्धारित प्रारूप में आपके सर्विस बुक में रखा जाएगा। CCL उपार्जित अवकाश की भांति ही स्वीकृत किया जाता है, यानी कि जिस तरह से आपको अर्न लीव मिलता है EL, उसी प्रकार से CCL भी मिलता है। CCL 15 दिन से कम के लिए देय नहीं होता है, यानी कि आप 15 दिन से कम के लिए CCL नहीं ले सकते, आपको कम से कम 15 दिन लेना पड़ेगा। CCL के दौरान पूर्ण वेतन देय होता है। CCL एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक साल में आपको CCL 3 बार ही दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। CCL सामान्यतः परिवीक्षा अवधि में देय नहीं है, यानी कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तब आपको CCL नहीं दिया जाएगा, ओनली परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तक है दत्तक ग्रहण अवकाश। दत्तक ग्रहण अवकाश क्या होता है? जिसमें आप किसी को गोद ले लेते हैं, बच्चे को। जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं उनके द्वारा 1 वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो तो सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ दे होगा। अगर आपके पास 2 से कम जीवित बच्चे, एक ही बच्चा है और एक बच्चा आपने गोद ले लिया है जो कि 1 साल से कम का है, तो आपको जो नॉर्मल माताएं हैं उनको जो मैटरनिटी लीव मिलता है, प्रसूति अवकाश मिलता है, उसके भांति 180 दिन का अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई महिला कर्मी 1 माह से कम उम्र नवजात शिशु के बच्चे को गोद ले लेती है तो उसे अधिकतम 365 दिनों का दत्तक ग्रहण अवकाश लाभ दिया जाएगा। ये क्या है कि 1 साल तक के बच्चों की आयु का अगर आप गोद लिए तो 180 दिन दिया गया। अगर आप नवजात शिशु को ले लेते हैं गोद, 1 माह से कम के बच्चे को गोद लेते हैं, तब आपको 365 दिनों का दत्तक ग्रहण अवकाश लाभ दिया जाएगा। कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं, 2018 और 2014 में पूछा गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस में, उसको डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका क्रेडिट करियर एंड मोटिवेशन चैनल को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। 2018 में पूछा गया था सरकारी सेवकों को कितने प्रकार के अवकाश अनुमन्य है, ये आपको बताना है। अवकाश के प्रकार आपको याद करने होंगे, अभी तक आप अवकाश पढ़ते हैं, उसको लिख दीजिएगा। मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश पत्र पर अवकाश कितना और किस प्रकार अनुमन्य है, वर्णन करें। 2014 में पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। उपार्जित अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, ये सब आप पढ़ चुके हैं। 2007 में पूछा गया क्या अवकाश की मांग अधिकार स्वरूप की जा सकती है, कारण सहित बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या एक सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती या और तदनुपरांत अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी निरंतर सेवा काल 4 वर्ष की थी, उसके बारे में बताना है। आकस्मिक अवकाश को मान्यता नहीं दी गई है और ना ही यह किसी नियम के अधीन है, उक्त कथन को सुसंगत नियमों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ नियम पूछ लिया है कि किस नियम में ऐसा कहा गया है, वो लिखना है आपको। सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर टिप्पणी लिखिए। महिला सरकारी सेवक के लिए बाल देखभाल अवकाश की अनुमान्यता का विस्तार से वर्णन कीजिए, यहाँ पूछा हुआ है। अवकाश नियमों की व्याख्या किन मूल नियमों व सहायक नियमों में वर्णित है, संबंधित अध्याय व वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा संबंधित प्रस्तर का भी उल्लेख कीजिए। पूछ लिया ना, बुक का नाम भी पूछ लिया, किस बुक से, खंड, भाग और प्रस्तर भी पूछ लिया, इसलिए बार बार मैं कोट करता रहता हूँ।
सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश कितने वर्ष की सेवा के पश्चात दे है? संपूर्ण सेवा काल में इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? अध्ययन अवकाश की अवधि में वेतन क्या मिलता है, ये लिखना है। निलंबन की अवधि में सरकारी सेवक को क्या अवकाश प्रदान किया जा सकता है, ये लिखना है। अस्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर संपूर्ण सेवा काल में कितने दिनों का अवकाश दे है, ये बताना है। चिकित्सा अवकाश में वेतन क्या मिलता है, ये बताना है आपको। असाधारण अवकाश कब दे है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, किन परिस्थितियों पर असाधारण अवकाश की अवधि पेंशन हेतु अर्ह होगी, 5 वर्ष से ज्यादा अनुपस्थित अवधि पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये बताना है आपको। आई होप आपने सारा चीज कर लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं ज्वाइनिंग टाइम, कार्यभार ग्रहण काल, इसको हम लोग ज्वाइनिंग टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, जीटी। इसका उल्लेख मूल नियम 9 सब क्लॉज 10 में है, मूल नियम 9 सब क्लॉज 10 में। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा बात हो रहा है वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में। और इसका जो मूल नियम है वह 105 से 108 के अंतर्गत है। वो सरकारी सेवक को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किए जाने पर उस नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने, घरेलू व्यवस्था करने, तैयारी करने एवं नए स्थान तक की यात्रा करने के लिए नियमों के अंतर्गत अनुमन्य समय को कार्यभार ग्रहण कहा जाता है। यह चर्चा किसमें किया गया है? कार्यभार ग्रहण काल मूल नियम 9 सब क्लॉज 10 में। और यह वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में उल्लेखित है। अब हम लोग बात करते हैं मूल नियम 9 सब क्लॉज 7 को 11 के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण काल में सरकारी सेवक ड्यूटी पर माना जाता है तथा अवधि वेतन वृद्धि हेतु गिनी जाती है। अब यहाँ देखिए, मूल नियम 9 सब क्लॉज 7 का 11 के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण काल को ड्यूटी के रूप में माना गया है और इसके वेतन वृद्धि अवधि के लिए गिना जाता है। स्थान परिवर्तन की दशा में अधिकतम 30 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है और 6 दिन तैयारी एवं अन्य दिन वास्तविक यात्रा के लिए इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तो आपको उसमें ज्वाइनिंग टाइम जो मिलेगा स्थान परिवर्तन होने की दशा में 30 दिन का मिलेगा, जिसमें 6 दिन आपको पूरी तैयारी करने के लिए मिलता है और अन्य दिन वास्तविक यात्रा में जो लगा है आपका टाइम उसमें लगता है। 30 दिन से अधिक कार्यभार ग्रहण काल के लिए शासन की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि अगर 30 दिन से अधिक का आपको टाइम चाहिए ज्वाइनिंग टाइम कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो आपको शासन से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। कार्यभार ग्रहण काल में उसको वही वेतन मिलेगा जो वह स्थानांतरित न होने पर पाता, या वह वेतन जो वह पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पाएगा, इसमें जो भी कम हो। यहाँ एक चीज छिपा हुआ है कि जब आपका कार्यभार ग्रहण काल का पीरियड है, उस पीरियड में आपको क्या वेतन मिलेगा। तो यहाँ देखा गया है कि जैसे आपका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के समय जो विभाग में आप पहले वेतन ले रहे थे, पहले स्थान पर जो वेतन ले रहे थे, वो वेतन आपको मिलेगा। और अगर जो वेतन आप दूसरे जगह पे ज्वाइन करने के बाद पाइएगा, उसमें से जो कम है वो मिलेगा। हो सकता है कि पहले आपको 50,000 मिल रहा था पहले वाले पे, और दूसरा जब ज्वाइन करिएगा तो 40,000 ही मिलेगा। तो इस केस में आपको पुराने वाला वेतन नहीं मिलेगा, नए वाला 40,000 मिलेगा। यानी कि जो भी कम हो वो पहले मिलेगा। लेकिन अमूमन यह माना गया है कि जो पहले वेतन मिल रहा था, इसको जब भी ट्रांसफर होता है तो देखिए प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होता है या फिर इंक्रीमेंट लगता है तो उसमें सैलरी बढ़ ही जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है, जो पिछले विभाग में आप वेतन ले रहे थे स्थानांतरण से पहले, ट्रांसफर से पहले, वही आपको वेतन दिया जाता है उस पीरियड में। क्लियर है। अगर नए विभाग, नए डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रांसफर होने के बाद नए जगह, नए ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे आपका वेतन 60,000 बनता है तो आपको 50,000 ही मिलेगा। कार्यभार ग्रहण काल का वेतन तैनाती स्थल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूर्व पद छोड़ दिया है तथा कार्यभार ग्रहण में उसको वही वेतन मिलेगा जो वह स्थानांतरित न होने पर पाता, या वह वेतन जो वह नए पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पाएगा, इसमें जो भी कम हो। यही बात लिख दिया गया है, मैंने समझा भी दिया आपको। यदि निवास स्थान या स्टेशन नहीं बदलता है तब क्या होगा। मतलब आपका ट्रांसफर कर दिया गया एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो ट्रांसफर जो है बगल में ही कर दिया गया, एक ही जगह पर 2 ऑफिस है, वहां पर आपका घर भी चेंज नहीं हो रहा है और आपका स्टेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। स्टेशन चेंज करने का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर दिया गया, 8 किलोमीटर से अलग है वो दूरी है उसकी, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया। तो इस केस में क्या होगा ना कि ये सारा चीज ऊपर वाला लागू होगा। लेकिन आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में
मानिए एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी में किया गया है और उसकी दूरी इतनी है कि आपको घर बदलने का जरूरत नहीं है, तो आपको इस नियम से चलना पड़ेगा। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरे ब्लॉक में किया गया मानिए, और वो ब्लॉक की दूरी ज़्यादा है जिसमें आपको घर बदलना अनिवार्य है, तो आपको ऊपर में जो दिया गया नियम उससे आप गाइड होंगे। लेकिन अगर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में मानिए आपका ट्रांसफ़र हुआ है और आपका ऑफिस का दूरी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, या फिर ऐसा है जो 8 किलोमीटर के रेंज में आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको एक दिन से अधिक का कार्यभार ग्रहण काल नहीं मिलेगा। यहाँ पे 30 दिन का जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा और आपको सिर्फ एक दिन का कार्यभार ग्रहण काल मिलेगा। और यदि नियंत्रणाधीन अधिकारी जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर है नहीं है, जो पूर्व पद पर भी था, तो कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं है। सहायक नियम 173 बोलता है कार्यभार ग्रहण की तैयारी के लिए अनुमन्य 6 दिन उपभोग न करने की दशा में क्या होगा। तो यहाँ पे स्थानांतरण के 6 माह के भीतर अवशेष दिन विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में अनुमन्य होगा। सहायक नियम 174 का ये कहना है। ये कह रहा है कि आपको 6 दिन का जो उपभोग करने का ज्वाइनिंग टाइम मिला था तैयारी के लिए, और आपको मौका नहीं मिलता है और इमीडिएट जाके ज्वाइन करना पड़ जाता है ऑफिस, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 6 माह के भीतर जो है आपको विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में दिया जाएगा। सहायक नियम 174 में इसका वर्णन है। कार्यभार ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो क्या होगा। यानी कि आपका ट्रांसफर हो गया कि आपको अमुक जगह से दूसरे जगह पे जाकर ज्वाइन करना है और ज्वाइनिंग टाइम भी दिया गया, 30 दिन का टाइम दिया गया, आप इस टाइम के अंतर्गत दूसरा ऑफिस ज्वाइन नहीं किए, इस काल में इस कार्य के लिए आपके ऊपर क्या एक्शन होगा ये बताया गया है। ऐसी अनुपस्थिति मूल नियम 15 के अंतर्गत अनुशासनहीनता मानी जाएगी। नियम 15 के अंतर्गत डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बोला गया है, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, वो चर्चा की गई है। तो आपके अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर चलाया जाएगा। वह किसी वेतन या अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके लिए कोई वेतन उस अवकाश अवधि का नहीं मिलेगा, और साथ ही उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। कार्यभार ग्रहण काल मूल नियम 105 से 108, सहायक नियम 173 से 184 में वर्णित है, और ये वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में है इसका उल्लेख। कार्यभार ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम मूल नियम 105 से 108, सहायक नियम 173 से 184 में वर्णित है। कार्यभार ग्रहण काल उस समय भी दिया जाता है जब कोई कार्मिक 120 दिन से अनाधिक अर्जित अवकाश पर हो। ठीक है, जब अनाधिक अर्जित अवकाश पर कोई कर्मी है उस समय भी कार्यभार ग्रहण काल का समय दिया जाता है। वह किसी अन्य अवकाश पर हो तथा वापस लौटने पर ही उसे स्थानांतरण की सूचना मिले, उस केस में भी उसको मिलता है। भारत के बाहर 4 माह से अधिक के अवकाश से वापस लौटने पर न्यूनतम 10 दिन का कार्यभार ग्रहण काल दिया जाता है। यानी कि आप भारत के बाहर थे और 4 माह से अधिक का अवकाश लेकर गए थे, वहां से जैसे ही लौटे उस केस में आपको न्यूनतम 10 दिन का कार्यभार ग्रहण काल दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी कार्यभार ग्रहण काल कम भी कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफर किया है आपको, वो अधिकारी चाहे तो आपके ज्वाइनिंग टाइम को लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, यदि अस्थायी कार्मिक किसी खुली प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा अन्य पद पर चयनित होता है तो सामान्यतः कार्यभार ग्रहण काल की अनुमति देनी चाहिए। ये मूल नियम 106 में कहा गया है कि कोई ऐसा अस्थायी कार्मिक है, वो ओपन कंपटीशन के थ्रू प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू आया है, पद पर चयनित हुआ है, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम की अनुमति देनी चाहिए। ये मूल नियम 106 में वर्णित है। विशेष परिस्थितियों में 30 दिन तक का कार्यभार ग्रहण काल विभागाध्यक्ष तथा 30 दिन से अधिक शासन स्वीकृत करेंगे। 30 दिन का जो कार्यभार ग्रहण काल होता है वो विभागाध्यक्ष को पावर है इसको स्वीकृत करने का, और इससे जैसे ही अधिक होगा 30 दिन से अधिक, तब वो शासन के पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तब सरकार अधिकृत है कि वो छुट्टी दे, स्वीकृत करे या रिजेक्ट करे, उसके पास चला जाएगा, वही स्वीकृत करेंगे 30 दिन से अधिक की स्थिति में। जैसे यात्रा के मध्य अधिक समय लगा हो, यात्रा के मध्य आपदा, यात्रा के मध्य बीमार हो जाना, यात्रा के मध्य स्टीमर जलयान छूट जाना, या अन्य कारण जिससे प्राधिकारी सहमत हो। अच्छा, 30 दिन से अधिक का
कारण भी हो सकता है कि जैसे उसको ज्वाइनिंग टाइम मिला 30 दिन का, ट्रांसफर कर दिया गया और वो जा रहा था ज्वाइन करने, दूरी अधिक थी, इसी बीच उसकी यात्रा के दौरान ही तबीयत खराब हो गया या यात्रा में ज़्यादा समय लग गया, तो उस केस में तो 30 दिन का जो लिमिट है वो क्रॉस कर गया, फिर कैसे होगा? तो उस केस में ये सारा चीज जो है शासन जो प्राधिकारी है अगर वो सहमत हो जाते हैं तो उसको अधिक कर सकते हैं। कार्यभार ग्रहण काल में प्रतिकर भत्ता तभी देय होगा, कब देय होगा? जब पुराने एवं नए पदों में देय हो तथा जो निम्न या समान दर पर होगी वही दिया जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया कि ज्वाइनिंग टाइम के समय में जो आपका भत्ता होता है, प्रतिकर भत्ता, वो जो पहले मिल रहा था पुराने पद पर और जो नए पद है वो दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। अगर समान है तो समान मिलेगा, अगर कम है दोनों में जो कम है वो मिलेगा, अधिकतम नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका वर्णन है सहायक नियम 197 में। किसी सरकारी सेवक के ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के पश्चात किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रतीक्षा करनी पड़े तो रिपोर्ट करने के दिनांक से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक के मध्य की अवधि बाध्य प्रतीक्षा काल कहलाती है। अच्छा, बाध्य प्रतीक्षा काल क्या है? प्रतीक्षा काल के अवधि का वेतन वित्त विभाग की सहमति से आहरित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि खुद बना ले, इस काल का वेतन वित्त विभाग की सहमति लेकर बनाया जाएगा। 30 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन कार्यभार इस प्रकार देय है। 6 दिन तैयारी के लिए, जो 30 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है उसमें 6 दिन का तैयारी के लिए दिया गया है, बाकी दिन वास्तविक यात्रा के लिए। अगर रेलगाड़ी द्वारा 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 दिन का मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। अभी तो खुश हो रहे होंगे कि यार ट्रांसफर होगा 30 दिन मिलेगा। 30 दिन अधिकतम है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफर हुआ तो एकदम पूरा 30 दिन ही आपको मिलेगा। इसमें एक कंडीशन बना हुआ है कि इतने किलोमीटर की अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको इतना दिन मिलेगा, ठीक है। जो वास्तविक यात्रा में आपको टाइम लगा है वो मिलेगा। वैसे इन्होंने बना रखा है कि रेलगाड़ी द्वारा अगर 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए 1 दिन मिलेगा, और मोटर या बस द्वारा 150 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो 1 दिन मिलेगा, और अन्य प्रकार से साइकिल से और दूसरी गाड़ियां से कर रहे हैं तो 1 दिन का उसके लिए भी मिलेगा 25 किलोमीटर तक, और 6 दिन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा तैयारी करने के लिए। यानी कि अगर 500 किलोमीटर जा रहे हैं तो 6 दिन तैयारी का और 1 दिन आपका रेलगाड़ी से जाने का, कुल 7 दिन मिलेगा। अवशेष दावों का पूर्व लेखा परीक्षा। सरकार के विरुद्ध जो भी भुगतान देय होते हैं, यदि उन्हें निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत भुगतान नहीं कराया जाता है तो इस प्रकार के दावे कालातीत दावे कहलाते हैं। अवशेष दावे कालातीत दावे होते हैं, और अवशेष दावों के पूर्व लेखा परीक्षा का उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5A भाग 1 खंड 5 के भाग 1 के प्रस्तर 74 में किया गया है। कालातीत का ये आपको याद रखना है, कालातीत मतलब वैसा दावा जो पूर्व में किया जाना था लेकिन वो उस समय नहीं किया गया, बाद में किया गया। तो उसके लिए जो दावा है वो लेखा परीक्षा का उल्लेख करना है, और इसके बारे में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 प्रस्तर 14 में वर्णन किया गया है। और इसको निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत नहीं कराए जाने के कारण इस प्रकार के दावे को कालातीत दावे कहे जाते हैं। प्रस्तर 74 क सब क्लाउज 1 के अनुसार सरकार के विरुद्ध कोई भी दावा यदि देय तिथि से 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के बिना नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कोई वेतन बिल, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है, कोई ऐसा दावा है जिसको 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 कैलेंडर वर्ष के अंदर ही कर लिया जाना था, ठीक है, और वो कर्मचारी दावा प्रस्तुत कर भी दिया, लेकिन जो इसको ट्रेजरी में ले जाता है उस ऑफिस का कर्मचारी या कार्यालय अध्यक्ष किसी कारणवश उसके दावों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, ट्रेजरी के तहत भुगतान नहीं करवा पाता है, तो वो दावा उस साल तो हो नहीं पाया, उसका बिल भुगतान तो हो नहीं पाया, फिर वो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर चला गया और नेक्स्ट ईयर में उसको प्रस्तुत किया गया है तो उसको कालातीत दावा कहते हैं, ठीक है। और ऐसे दावों को तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी उसको अनुमति नहीं दे ले, उनके सहमति के बिना ऐसा दावा नहीं किया जाएगा। अपवाद, निम्न का भुगतान पूर्व लेखा परीक्षा के बिना भी किया जा सकता है। अच्छा, जो कालातीत दावा होता है इसके लिए आपको लेखा परीक्षा भी करवाना जरूरी है, लेकिन उनमें कुछ अपवाद है जिनमें लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेंशन से संबंधित दावे, CSR से आच्छादित होना चाहिए ये,
1000 से कम के दावे, यानी रुपया 1000 से कम रुपए का दावा है तो उसको भी लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। पेंशन से जुड़ी हुई कोई दावे हैं तो उसके लिए भी लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सरकार के प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में दावे, उस पर भी जरूरत नहीं है। ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के दावे जिसके नाम वेतन बिल में दर्शाए नहीं जाते, ठीक है, तो वो भी दावा में नहीं आएगा, लेखा परीक्षा नहीं होगा। दावा देय होने की तिथि क्या होगी? देखिए, यात्रा भत्ता बिल है और इस बिल को मानिए उस फाइनेंशियल ईयर में, उसी कैलेंडर वर्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया और यात्रा समाप्ति की तिथि के पश्चात तिथि से इसको आपको जमा करना है, ठीक है, ये दावा तब मान्य है, ठीक है। आपने यात्रा भत्ता बिल जमा किया और कब करना है आपको यात्रा भत्ता बिल? यात्रा जो आपने शुरू किया है और उसके समाप्ति के पश्चात, यात्रा समाप्ति के पश्चात की तिथि के बाद आपको करना है। वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि की स्वीकृति की तिथि या वेतन वृद्धि के प्राप्ति की तिथि जो बाद में हो उसके अनुसार ये दावा देय है। मकान किराया भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो होते हैं, जिस माह से संबंधित है उस माह के अगले माह के पहले दिन पर भुगतान के लिए देय माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर HRA से संबंधित कोई दावा है तो जिस महीने उसका भुगतान के लिए देय है, ठीक है, उस माह के अगले मास के पहले दिन तक भुगतान के लिए देय माना जाता है। पुनः स्थापन या पुनः बहाली पर आदेश की तिथि से, इसमें भी दावा देय है। अवकाश वेतन, निम्न में से जो बाद में हो, अवकाश की स्वीकृति की तिथि के बाद से, जिस माह से अवकाश संबंधित है उसके अगले माह की पहली तिथि से, पुरानी तिथि से लागू दावे स्वीकृत माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि पुरानी तिथि से जो दावा लागू है, जो स्वीकृत किया गया है, वहां से माना जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दावा देय होने की तिथि याद रखना है। कालातीत देय के पूर्व लेखा परीक्षा की अवधि 6 माह होती है, ठीक है। तो कालातीत दावा जो है उसको जो देय करना है उसके लिए लेखा परीक्षा 6 माह पूर्व हो जानी चाहिए। यदि पूर्व लेखा परीक्षा प्री ऑडिट देयकों का भुगतान 6 माह की अवधि के अंदर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें पुनर्वैध कराना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कालातीत दावा है और वो देयकों के भुगतान के 6 माह के अवधि के अंदर कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया गया, पूर्व प्री ऑडिट करा लिया और उसका भुगतान 6 माह के अवधि के अंदर नहीं हुआ, तो फिर से उसको पुनर्वैध कराना होगा, ठीक है। यह पुनर्वैध वही अधिकारी करेगा जिन्होंने संबंधित देयकों का पूर्व लेखा परीक्षा किया है। जो प्री ऑडिट पहली बार किया था वही पुनर्वैध करेंगे इसको, तभी यह देय होगा, ठीक है। यात्रा भत्ता देयक, यदि यात्रा समाप्ति की तिथि के अगले दिन से 1 वर्ष के अंदर भुगतान हेतु कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वह देयक लैप्स हो जाएगा। तो जो आपका यात्रा भत्ता देयक है, टीए है, वह कब से कब तक जमा करना है? वह जमा करना है जो यात्रा समाप्ति की तिथि है उस दिन से, मतलब उस दिन के अगले दिन से, और 1 साल के अंदर आपको जमा कर देना है कोषागार में। अगर नहीं करते हैं तो इसे लैप्स माना जाएगा। पूर्व लेखा परीक्षा के समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि प्री ऑडिट जो होती है उसके समय क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है उसके बारे में चर्चा हो रही है इधर। दावा नियमानुसार सही और देय होने चाहिए। भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कृत्य कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है, एकदम सही बात है। कि जिस समय प्री ऑडिट होगा वह बिल के बारे में देखेगा कि आखिर ये बिल ससमय प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, और अगर प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसके विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दावा की जा रही धनराशि का कोई भी भाग पूर्व में आहरित नहीं हुआ है, यानी कि जो बिल अभी दावा किया जा रहा है क्या इससे पहले इसका भुगतान लिया गया है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अगर नहीं किया गया है तब दिया जाएगा। पूर्व लेखा परीक्षा के बाद दावा स्वीकार किए जाने पर स्वीकृति आदेश निर्गत होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही लेखा परीक्षा हो गया, दावा स्वीकार हो गया, तो इसके लिए एक आदेश निकलेगा, और या अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए आलेख प्रेषित की जाएगी, तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। विभागाध्यक्ष या स्वीकृताधिकारी के कार्यान्वयन में पूर्व लेखा परीक्षा के अधिकारियों के कार्यालय में पूर्व लेखा परीक्षा के अभिलेखों के रखरखाव हेतु एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें कार्यालय का नाम, दावा प्रस्तुत की तिथि, दावे की प्रकृति, दावे की धनराशि, दावे पर की गई कार्यवाही, हस्ताक्षर आदि किया जाएगा। कालातीत दावों का पूर्व लेखा परीक्षण ये कैसे होता है? कंटीजेंसी बिल कालातीत होने पर प्री ऑडिट की प्रक्रिया। अगर कोई कंटीजेंसी बिल है और वो ससमय प्रस्तुत नहीं हुआ, कालातीत हो गया, तो प्री ऑडिट की क्या प्रक्रिया है? सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जब बिल भेजा जाएगा तो निम्न का ध्यान रखा जाना चाहिए।
बिल के दावे के साथ संलग्न जैसे इंडेंट, स्वीकृति सत्यापन, प्रतिहस्ताक्षर, भुगतान प्रक्रिया के समस्त प्रपत्र आदि ये चेक होगा। चालू वित्त वर्ष के अनुदान से पिछले वर्ष के व्यय के आहरण किए जाने का औचित्य एवं परिस्थिति का उल्लेख किया जाएगा। व्यय की प्रासंगिकता के बारे में बताया जाएगा। कालातीत होने के लिए उत्तरदायी कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बिल ये पेंडिंग नहीं हो और उसका ससमय पेमेंट हो जाना चाहिए। और अगर इस तरह का कुछ होता है तो उस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल देयक पर निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा उसमें ये होना चाहिए। पहला, प्रमाणित किया जाता है कि दावा ठीक, उचित एवं अनुमान है, ये लिखा होना चाहिए। दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है, ये लिखा होना चाहिए। व्यय का सही वर्गीकरण या मानक मत जो हेड होता है वो किया जाना चाहिए, किस हेड से पेमेंट होगा। दोहरे भुगतान से बचने के लिए अभिलेखों में प्रविष्टि कर दी गई है, ये भी लिखना होगा कि अब डबल पेमेंट ना हो जाए, इसके लिए अभिलेख में लिख दिया गया है। आहरित धनराशि संबंधित व्यक्तियों या फर्मों को दिया जाएगा, मतलब जो आहरित धनराशि है जिसने दावा किया है उसको दिया जाएगा, ये लिखा होना चाहिए। कालातीत यात्रा भत्ता दावा का प्री ऑडिट पूर्व लेखा परीक्षा कैसे होगा, ये कंटीजेंसी बिल के बारे में था। अब टीए बिल का जब कालातीत होगा तो उसके लिए क्या करना है, क्या क्या चेक करना है। यात्रा पूर्व करने की तिथि से अगले दिन से 1 वर्ष की अवधि पूर्व होने से पूर्व यात्रा भत्ता देयक भुगतान हेतु कोषागार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर दावेदार द्वारा देयक बिल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर दावा व्यपगत हो जाता है, नहीं लैप्स हो जाता है। अगर कार्यालय में यात्रा समाप्ति होने के बाद 1 वर्ष के बाद आप अपना बिल जमा करते हैं तो आपको कोई टीए बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा, कहने का तात्पर्य यही है। और इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि आपने 1 वर्ष के अंदर जमा कर दिया टीए बिल अपना ऑफिस में और ऑफिस कोई लापरवाही कर देती है और जिस वजह से कोषागार में वह दावा आपका प्रस्तुत नहीं कर पाती है और वो लैप्स हो जाता है, तो उसके लिए ऑफिस जिम्मेवार है, कार्मिक जिम्मेवार है, जिसकी वजह से ये लैप्सेज हुआ है। लेकिन आपको अपने स्तर से 1 वर्ष के अंदर जमा करना ही है। अगर आप दोषी पाए गए तो पैसा नहीं मिलेगा, जान लीजिए। अगर कार्यालय दोषी है तो उसको आपको क्षतिपूर्ति नहीं करना है, उसके लिए जो कार्मिक दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। यदि दावेदार द्वारा देयक बिल 1 वर्ष के अंदर देयक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन कार्यालय अध्यक्ष भुगतान हेतु कोषागार में प्रस्तुत नहीं कर पाया तो क्या होगा, अब यही चर्चा कर रहे थे। ऐसे कालातीत दावों का पूर्व लेखा परीक्षा के पूर्व विस्तृत जांच की आवश्यकता है, यानी कि पूरा जांच होगा इसका कि आखिर क्यों इसको जमा नहीं किया गया। कहीं कार्यालय अध्यक्ष या जो भी इस कार्य को कर रहा था वो कोई घूस का फेरा तो नहीं है, कहीं घूस तो नहीं मांग रहा था, करप्शन इन्वॉल्व तो नहीं है। विलंब के कारणों की जांच होगी, किस कारण से विलंब हुआ इसका जांच किया जाएगा। जांचोपरांत प्रशासनिक विभाग जब विशेष स्वीकृति प्रदान करेगा तत्पश्चात ही प्री ऑडिट कर भुगतान के आदेश दिए जाएंगे, यानी कि पूरा लफड़ा फंस जाएगा इसमें। आपका जो है दावा का पूरा अच्छे से ऑडिट किया जाएगा, विशेष स्वीकृति इसकी ली जाएगी कि ऐसा ऐसा गलती हो गया है, इसका जांच किया जाएगा, सब कुछ सही पाया गया तब प्री ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद भुगतान के लिए आदेश दिया जाएगा। यात्रा भत्ता देयक नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि जो टीए बिल है वो जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए, उनका काउंटर साइन होना चाहिए। प्रमाण पत्र अंकित हो कि यात्रा जनहित में है, उसी श्रेणी में परिवार के सदस्य उस पर निर्भर है तथा साथ रहते हैं, यह दावा पहली बार प्रस्तुत है, यह भी होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, कि आपने जो यात्रा किया वो जनहित के लिए किया है और उसी श्रेणी में आपके परिवार के सदस्य आप पर निर्भर है, साथ रहते हैं, यह दावा आपने यात्रा भत्ता पहली बार प्रस्तुत किया है। इस देयक को, ये दूसरी बार नहीं है, जो देयक आप मांग रहे हैं ये पहली बार है, ये लिखना होगा। जो कालातीत दावा है उसके पूर्व का लेखा परीक्षा क्या होता है। दावा कालातीत है का क्या अर्थ है, ऐसे दावों के भुगतान के लिए क्या प्रक्रिया है, ये आपको जानना है। पूर्व संप्रेषण क्या है, यह किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन लेखा परीक्षा के लिए है, कालातीत दावों से संबंधित है, इसको बनाना है। कालातीत दावों की पूर्व संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में यह अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है, ये लिखना है। कंटीजेंसी तथा यात्रा बिल के पूर्व संप्रेषण के नियमों को स्पष्ट करें, आपने पढ़ लिया है, इसको हो सके टाइम मिले तो लिखिए। कालातीत यात्रा भत्ता दावा के बारे में चर्चा करना है। निम्न दावों के देय होने की तिथि क्या है, यात्रा भत्ता बिल के बारे में चर्चा करना है, वेतन वृद्धि के बारे में चर्चा करना है, मकान किराया भत्ता का पूर्व लेखा परीक्षा के बारे में,
पुनः स्थापना क्या है, अवकाश वेतन क्या है, सहायक अनुदान क्या है, पुरानी तिथि से लागू दावे क्या है, वेतन संबंधी अवशेष दावों का आहरण किस नियम के अंतर्गत किया जाता है तथा प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 3 यात्रा संबंधी नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यात्रा संबंधी नियम, टीए रूल, और इससे क्वेश्चन बनेंगे और लंबा चैप्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आप शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यात्रा संबंधी नियम को लेकर।